नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। ये जो क्लास है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है। अभी तक हमने आपके लिए 12 लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। हम लोग हमारे क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट को बनाने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेशर होता है, प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कब बनता है। हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज, लोकल विंड, ठीक है ना। लोकल विंड में आपका जो फोन है, चिनूक है, मिस्त्राल है, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे तो हमारा एयर मास आएगा, फ्रंट आएगा, जेट स्ट्रीम, जो साइक्लोन का टाइप है वो आएगा, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक पेज लेकर के बैठिएगा जहाँ पर आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है ना। पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप आईएएस पर। टेलीग्राम पर जाना, ये वर्ड सर्च करना, आपको वहाँ पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो पूरा क्रैश कोर्स है आपके लिए फ्री है 2021 प्रीलिम्स के लिए। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मैं पढ़ाऊँगा और आपको यहाँ पर हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसैट, इसकी भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ठीक है ना। एक बात और, आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं मुझे। एक गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको फिल कर दीजिएगा। आपके जो सवाल होंगे वो उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है ना। बात शुरू करते हैं हम लोग एयर से। एयर हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में तरह तरह के गैसेज हैं। ठीक है ना। आपका जो क्लास 7th का एनसीईआरटी है वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ दी गई है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी से है, जहाँ पर आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% CO2 है, 0.93% आर्गन है, 0.3% आपके दूसरे गैसेज हैं। फिर वहाँ पर बताया गया है आपके अलग अलग जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उनके बारे में। तो हम इन पृथ्वी के जो लेयर्स हैं इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ज़मीन से सटा हुआ सबसे जो क्लोजेस्ट लेयर है वो हमारा है ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता हुआ एक छोटा सा एयर बेल्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपाउस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोपाउस। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मेसोस्फेयर। मेसो और स्ट्रेटो के बीच में जो आपका एयर बेल्ट आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपाउस। ठीक है, तो स्ट्रेटोपाउस ऊपर आएगा, उसके नीचे आपका ट्रोपोपाउस आएगा। वैसे ही मेसोपाउस है थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में। हम करेंगे क्या, ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। इसकी खास बात यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तापमान घटता जाता है। ठीक है ना। ये नॉर्मल फिनोमिना है कि जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे जो तापमान है वो घटता है। क्यों घटता है सर? देखो क्या होता है। एक मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको यहाँ पर, हीट बजट, वो भी आगे भी आएगा। ठीक है ना, बस शॉर्ट में देख लो क्या होता है। यहाँ पर आपको मैं पढ़ाऊँगा हीट बजट का एक जो बेसिक टॉपिक है उसके बारे में, मतलब कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है, रेडिएशन आता है, उसके बारे में। तो ये हमारा सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। सूर्य से ऊष्मा हमारे पृथ्वी पर आती है, अर्थ पर आता है। ठीक है ना। अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ इसका एटमॉस्फेयर है। सूर्य से जो इंसोलेशन आ रहा होता है ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। आपको पता है ना कि कोई भी रेडिएशन है उसका वेवलेंथ होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सूर्य से जो आ रहा होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ में होता है, शॉर्ट वेव में होता है। ये इंसुलेशन कहलाता है। ठीक है, ये इंसुलेशन पृथ्वी पर आया, कुछ पृथ्वी ने एब्जॉर्व किया, कुछ पृथ्वी ने रेडिएट कर दिया, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया। पृथ्वी जो चीज़ें, जो भी ऊर्जा बाहर की ओर भेजता है
वो लॉन्ग वेव के रूप में होती है। क्या होती है? लॉन्ग वेव के रूप में होती है। क्लियर है? पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इस शॉर्ट वेव वाले को नहीं पकड़ पाता। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है ना, वो शॉर्ट वेव वाले को नहीं पकड़ पाता। लॉन्ग वेव वाला जो है ना, उनसे टकराता है और उनसे अपना जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो गर्म होती है। तो सोचिए, ये जो लॉन्ग वेव वाला है वो कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है ना? कहाँ से आ रहा है जी? पृथ्वी से आ रहा है। तो जो भी हवा पृथ्वी के नज़दीक होगी वो पहले गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होगी। ऊपर वाला हवा कम गर्म होगा, है ना? इसी कारण से जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस होती है और नीचे पर ज़्यादा गर्मी होती है। नीचे वाला जो है ना हवा ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि नीचे से ही रेडिएशन जा रहा है ऊपर की ओर। समझे? तो ट्रोपोस्फेयर में आप जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तापमान घटता जाएगा, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से गर्म होता है, ना कि ऊपर से। बात क्लियर है? हमारा एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म होता है, ना कि ऊपर से। इसीलिए ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है? ट्रोपोपॉज में तापमान सेम है, फिर ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद दोबारा तापमान वहां पर बढ़ने लगता है। जो भी मौसमी, जो भी वेदर फिनोमेना होती है वो सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। कहाँ होता है सर? ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसी कारण से जो प्लेन वगैरह है ना, वो इसके ऊपर चलाई जाती हैं ताकि वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्या हो? वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो लॉन्ग वेव वाले को एब्जॉर्व कर लेती हैं, मगर शॉर्ट वेव वाला मतलब उसको देख भी नहीं पाती। उनके प्रति वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे आराम से अंदर जैसे कि उसमें निकल आता है। क्लियर है? तो ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में हो गया। अब आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। देखो यहाँ पर -60 था, है ना? -60°C। ऊपर जाएंगे तो कितना हो रहा है? यहाँ पर और तापमान आपका बढ़ता जा रहा है। क्लियर बात है? जो हमारा ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में है। अच्छा, ओजोन लेयर होता क्या है? ओजोन गैस सभी जगह पर है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नहीं है, उसके नीचे नहीं। ओजोन लेयर सभी जगह है, मतलब ओजोन गैस सभी जगह है। ओजोन लेयर का मतलब ये होता है कि जो ओजोन गैस है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। ओजोन है नीचे भी। जो ओजोन गैस होती है वो टॉक्सिक होता है अगर वो पृथ्वी के नीचे, मतलब कि हमारा जो आसपास का वातावरण है ना, वहाँ पर पाया जाता है। तो यही ओजोन गैस हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है जब ये धरती के ऊपर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है? अगला हमारा है मेसोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान दोबारा से घटने लगता है। ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पर घटने लगता है। ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है ना? जो आपके ग्रीन हाउस गैस है वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। और ये जो मेसोस्फेयर होता है ये आपको 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर 50 किलोमीटर ऊंचाई से 80 किलोमीटर तक आपको जो मेसोस्फेयर है वो देखने को मिलता है। ठीक है? थर्मोस्फेयर, यहाँ पर भी सेम चीज़, ऊंचाई आपकी बढ़ेगी तो तापमान इसका बढ़ेगा। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। एक बात और, यहाँ पर आपके जो आयन हैं वो पाए जाते हैं। गैस यहाँ पर आयनिक स्टेज में होता है। अच्छा, ये क्या होता है? मान लो कि आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, अगर वो निकल गया तो हाइड्रोजन आयनिक बन जाएगा, है ना? ये जो गैसेज होती हैं वो आयनिक अवस्था में होती हैं ऊपर में। क्लियर है? इसी कारण से ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान इसका बढ़ने लगता है। ठीक है? ये जो ओजोन लेयर, ये जो आपका आयनिक लेयर होता है ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। इसी कारण से ये
आयनिक स्फीयर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक जरा सवाल करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में सवाल आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपके इंटेलिजेंस पर एक प्रहार हो गया कि आयनोस्फेयर पूछ दिया, इतना सिंपल सा सवाल। ठीक है ना, चलिए बढ़िया। यहाँ पर मैंने जो चारों आपके पांचों जो लेयर उसको मैंने समराइज कर दिया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इसके ऊपर थर्मोस्फेयर, इसके ऊपर एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। यहाँ पर हवा बहुत ही पतली होती है, ऑक्सीजन की तो बात ही क्या की जाए। जो भारी गैसेज हैं वो नीचे पाया जाता है, ऊपर में बहुत हल्की गैसेज पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, केवल यही गैस मिलते हैं और वो वहाँ पर रिस्त रहे होते हैं, मतलब कि लीक कर रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर की ओर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया समरी आपके स्ट्रक्चर हमारे एटमॉस्फेयर का। अब आते हैं इंसुलेशन पर। आपको मैंने बता दिया है पहले ही कि जो हमारा पृथ्वी होता है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो शॉर्ट वेव नहीं, लॉन्ग वेव वाला जो रेडिएशन है उससे गर्म होता है और नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है ना, घटता है तापमान, मतलब डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हीट बजट। सूर्य से जो ऊष्मा हमारे पृथ्वी पर आती है, सूर्य से जितना भी एनर्जी हमारे पृथ्वी पर आती है, करीब करीब उतना ही हमारे पृथ्वी से बाहर रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, वो लौट भी जाता है। देखो 100 जूल ऊर्जा पृथ्वी पर आया, मान लो कि 100 जूल ऊर्जा पृथ्वी पर आया और कुछ देर के बाद ये वापस लौट गया, मतलब पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया गया, रेडिएट कर दिया गया। ठीक है, तो जितना आएगा उतना ही जाएगा, इसको हम कहते हैं हीट बजट। ठीक है, अगर कुछ कुछ यहाँ पर स्टोर होता रहेगा, मान लो कि 100 जूल लिया और 98 जूल दिया, तो 2 जूल यहाँ पर पृथ्वी पर रह गया ना ऊर्जा। अब बात यह है कि पृथ्वी पर इतना ऊर्जा रह जाएगा तो साल दर साल धीरे धीरे एक्युमुलेट होता रहेगा। क्या होगा, साल दर साल ये आपका एक्युमुलेट होता रहेगा। बढ़िया बात। तो यहाँ पर आपको वार्मिंग देखने को मिलेगी रेगुलरली, कोई कोल्ड एज वगैरह नहीं आएगा, आपका एनर्जी मतलब आपका जो हीट है वो बढ़ता ही रहेगा। होता क्या है कि जितना भी हमारे यहाँ एनर्जी आता है वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद लौट जाता है। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री होता है। हाँ, इक्वेटर पर ज़्यादा गर्म है, इक्वेटर पर गर्मी ज़्यादा है, वो समझ रहे हैं बात। आपके यहाँ है भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी अभी, मगर पोल वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होती है, -30 -40 उतना चला जाता है। ठीक है ना, तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 15 डिग्री है। अर्थ इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स दोनों को मेंटेन रखता है। इनफ्लक्स का मतलब ये होता है कि जो बाहर से आ रहा है उसको हम कहते हैं इनफ्लक्स, और जो बाहर जा रहा है उसको हम कहते हैं आउटफ्लक्स। क्लियर बात है? ठीक है, ये बाहर निकलने का काम तुरंत नहीं होता, इमीडिएट नहीं होता, थोड़ा सा गैप के बाद वो बाहर निकलता है। इसी कारण से यहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा मेंटेन रहता है। एक बात और, पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा आती है उसका 35% रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। क्या होता है, उसका 35% रिफ्लेक्ट हो जाता है और 65% बाद में रेडिएट होता है। 35% रिफ्लेक्ट होता है और 65% रेडिएट होता है। क्लियर बात? अच्छा, आपसे अगर सवाल पूछे कि पृथ्वी कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है, तो पृथ्वी 51% जो सीधा आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या हुआ, जो 51% जो सीधा आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसको बाद में रेडिएट कर देता है। क्लियर बात? देखो ध्यान से, ये जो आपका बजट है उसमें हम 100 मान के चलेंगे। 100 आपका इनकमिंग रेडिएशन है और 100 आपका आउटगोइंग रेडिएशन है। 65 अभी गया और 35 पहले गया था। ठीक है ना, 35 रिफ्लेक्ट हुआ था और 65 आपका रेडिएट हुआ, तो वापस
अंतरिक्ष को 100 मिल गया। हमें कितना मिला था? 100 मिला था। अब कैसे कैसे मिल रहा है हमें वो देखना, ठीक है। देखो 100 जो आया, एकदम शुरू से बता रहा हूं, एकदम शुरू से ध्यान सुनना। सूर्य से जो 100 ऊर्जा आया, 100 जूल आया, 100 में से 14 आया बादल के पास, ठीक है ना। इसके बाद आपका 6 जूल ये आपका रेडिएट कर दिया गया, 51 चला गया नीचे धरती पर, ठीक है ना। 51 धरती पर एब्जॉर्ब हो गया और 14 बादल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। बच जो गया ऊपर वाला 27 एंड -2 ये रिफ्लेक्ट कर दिए गए। टोटल कितना हो गया? -6 -27 -2 तो 27 6 33, 33 2 35, तो जो 35 जूल था वो आपका रिफ्लेक्ट हो गया। बाकी जो 65 है वो पृथ्वी पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, धरती से या फिर आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा भी, ठीक है ना। मतलब बादल में जो वाष्प है ना, वेपर, वो तो 51 ये हो गया और 14 ऊपर वाला जो बादल है ना वो कर लिया था एब्जॉर्ब। कितना एब्जॉर्ब हो गया जी? टोटल 51 और 14 कितना हो गया? 65 हो गया। ये जो एब्जॉर्ब किया गया है 65, यही बाद में रेडिएट होगा। क्लियर बात है? देखो ये जो 14 है ये वेपर के द्वारा हुआ है, ठीक है, और 51 जो है ये आपके अर्थ के द्वारा हुआ है। ये बाद में जाकर के रेडिएट होगा और ये वापस सूर्य को, मतलब अंतरिक्ष को 65 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा हीट बजट। चलो अल्बेडो क्या होता है? अल्बेडो का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि सूर्य से जितना भी ऊष्मा आया, मान लो कि सूर्य से 100 आया, 100 में से आपने कितना रिफ्लेक्ट किया। आपको पता है कि गर्मी में हम लोग हल्के रंग का कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं, ताकि ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो, जो भी हमारे पर हीट पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। सर्दी में हम लोग काले रंग का या फिर गाढ़े रंग का कपड़ा पहनते हैं, क्यों? ताकि जो आ रहा है रेडिएशन वो हमारे में एब्जॉर्ब हो जाए, हमको थोड़ा सा गर्मी लगे सर्दी में। समझ रहे हो बात? मतलब कि जो डार्क कलर होता है, अगर डार्क कलर है तो इसका अल्बेडो कम होता है, मतलब कि वो कम रिफ्लेक्ट करेगा। अगर लाइट कलर है इसका मतलब क्या होता है? अल्बेडो ज़्यादा है, मतलब कि वो ज़्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगा। तो अल्बेडो इज द रेशियो बिटवीन टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया। बढ़िया बात। 100 आया और 65 चला गया, 100 आया 65 चला गया, तो 65/100 ये हो गया अल्बेडो, मतलब कि 65% ये अल्बेडो हो गया। अगर 80% रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे? 80% इसका अल्बेडो है। अल्बेडो को हम लोग परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी बताओ काली मिट्टी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि जो स्नो होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा? स्नो का रंग सफ़ेद है, हल्के रंग का है, तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। काली मिट्टी का रंग गढ़ा है तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो आपका काली मिट्टी है उसका अल्बेडो कम होता है स्नो के मुकाबले। पृथ्वी का जो एवरेज अल्बेडो है वो 35% है। अभी मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर पृथ्वी कितना कर रहा था रिफ्लेक्ट? पृथ्वी 65 रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, तो इसका अल्बेडो 35 ही तो होगा। बाकी 65 एब्जॉर्ब हो गया है, कुछ हुआ है क्लाउड के द्वारा, कुछ हुआ है पृथ्वी के द्वारा। समझ गए बात? ये बाद में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अभी कुछ समय तक रहेगा पृथ्वी पर, उसको गर्म यहाँ पर हमें हीट है वो देगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा सवाल कैसे पूछता है यूपीएससी में? सवाल पूछेगा आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, इनमें से जो दिए गए हैं उनमें जो अल्बेडो है उसके हिसाब से उसको अरेंज कीजिए।
तो जो फ्रेश स्नो है इसका एल्बेडो 80 से 90% होता है, डेजर्ट का 35 से 45% तक का होता है, ग्रासेस घास का 26% होता है, क्रॉप का 15% होता है, और जो ब्रिक है कंक्रीट है उसका 10 से 20% एल्बेडो होता है। चलिए अगला सवाल कीजिए। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री? सैंडी डेजर्ट, पैडी क्रॉप, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, पेरियरी लैंड। कह रहा है एक डिजर्ट है, एक खेत है, एक स्नो है, मतलब ज़मीन पर स्नो फैला हुआ है, बर्फ, प्रेरी लैंड। सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन रिफ्लेक्ट करेगा? जिसका एल्बेडो सबसे ज़्यादा होगा। अब बताओ तुम ही, स्नो से ज़्यादा किसी का है इसमें? डिजर्ट नहीं, क्रॉप नहीं, प्रेरी लैंड नहीं, सबसे ज़्यादा स्नो का होता है, इसलिए सी आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के आसान सवाल पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा इन सब टॉपिक पे। इसको हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आपने ये सब क्वेश्चन गलत कर दिया तो बहुत समस्या की बात हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं किया जाता। अब ध्यान सुनना, एयर का मूवमेंट होता है दो तरह से। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक होता है वर्टिकल मूवमेंट। पहले इसको पढ़ लो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ये कब से कब होता है? जब कोई प्रेशर ग्रेडियंट हो, मतलब कि जहां पर प्रेशर डिफरेंस हो। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तभी एयर फ्लो करेगा। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। यहां पर का जो हवा है ना, वो लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए जाएगा। तो एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में भी यही होता है एक्चुअली। हवा हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है हाई प्रेशर से। वर्टिकल में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर कोई हाई प्रेशर है नीचे ज़मीन पर और ऊपर में लो प्रेशर है, तो क्या होगा? हवा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है ना? अगर ऊपर में है लो प्रेशर, अगर ऊपर में है हाई प्रेशर और नीचे में है लो प्रेशर, तो क्या होगा? हवा नीचे की ओर जाएगा। इसको हम कहते हैं सबडक्शन, मतलब हवा सबडक्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हवा ऊपर की ओर जाती है, हवा जब ऊपर की ओर जाती है तो हम कहते हैं कि यहां पर इनस्टेबिलिटी आई है। यहां पर बारिश होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। क्यों सर? जब हवा ऊपर की ओर जाएगी, ध्यान सुनिएगा, हवा जब ऊपर की ओर जाएगी तो हवा में भरा हुआ आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी हवा में भरा हुआ ऊपर जाएगा। ये जो ह्यूमिडिटी है, ये जो वाष्प है, ऊपर जाकर के ठंडा होगा, कंडेंसेट होगा, मतलब क्या? भाप से वो पानी के रूप में आएगा। ये पानी की जो बूंदें हैं वो आपस में मिल करके बड़ा बड़ा बनेगा। पानी की बूंद मिल करके बड़ा बड़ा बनेगा। ऊपर का हवा इन बूंदों को रोक नहीं पाएगा नीचे गिरने से, और ये बूंदें नीचे गिरने लगेंगी, तो यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज द जोन ऑफ इनस्टेबिलिटी। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, मतलब हवा ऊपर की ओर उठ करके सब तरफ फैल गया। ठीक है? अब देखो ध्यान, यहां पर जो हवा नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि ऊपर है हाई प्रेशर, नीचे जा रहा है भरने के लिए, यहां पर दबाव बनता है। क्या होता है? यहां पर दबाव बनता है और ये रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ये बन जाता है। ठीक है? रीजन ऑफ स्टेबिलिटी बन जाता है। एक बात याद रखना,
जहाँ पर भी हवा हटेगा, जहाँ से हवा हटेगा वहाँ पर का एरिया खाली हो जाएगा और वो धीरे धीरे लो प्रेशर की ओर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ पर जो हवा नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर धीरे धीरे पैदा हो रहा है, हाई प्रेशर की ओर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जो एरिया हाई प्रेशर में होता है वो काफ़ी स्टेबिलिटी में होता है, जो एरिया लो प्रेशर में होता है वहाँ पर इनस्टेबिलिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल साइक्लोन, साइक्लोन का जो पूरा एरिया होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है। इसी कारण से दैट इज द रीजन ऑफ इनस्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा किस तरह से मूवमेंट होता है एयर का। नीचे आपका लो प्रेशर है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर आपका जो पूरा एयर है वो, और ये ऊपर जा कर के क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और यहाँ पर ऊपर जाकर के वो साइक्लोन बन जाएगा और नीचे लो प्रेशर पैदा होगा। क्यों प्रेशर पैदा होगा सर? क्योंकि हवा सारा ऊपर की ओर चला गया। हवा क्या हुआ? ऊपर की ओर चला गया। जब सारा हवा नीचे की ओर आकर के दबाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा और नीचे आकर के हवा डाइवर्ज करेगी। आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब देखा है ना पृथ्वी पर, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। पहले हम एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे ग्लोब की तरफ। वहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के जो विंड्स हैं वो देखेंगे। ये बताओ, इनमें से कौन कौन सा फोर्स है जो विंड का वेलोसिटी और डायरेक्शन को अफेक्ट करता है? इनमें से कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो विंड के वेलोसिटी को अफेक्ट करता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। आपको पता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है, वही हवा का दिशा निर्धारित करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, ये हवा की गति में अवरोध पैदा करता है, हवा की स्पीड कम कर देता है। आपने पहले पढ़ा है कि वेस्टरलाइज जब साउदर्न हेमिस्फीयर में चलता है तो इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों सर? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई रुकावट नहीं है, समुद्र ज़्यादा है, और इसी कारण से देर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन, एंड दैट्स वाई जो वेस्टरलाई होता है वो बहुत ही तेज़ गति से आगे मूव करता है। ठीक है, इसीलिए इसका अलग अलग नाम रखा गया है, अलग अलग लैटिट्यूड के हिसाब से। कोरियोलिस फोर्स हवा की दिशा बदल देता है। ध्यान सुनिएगा, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ठीक है ना, 0 डिग्री। ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होता है। कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी का जो घूर्णन है, मतलब कि इसका जो रोटेशन है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण पैदा होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूमना रुक जाएगा तो सर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, इसी कारण से जो भी चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही हो वो अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हवा इधर जा रही है ना तो वो इस तरफ मुड़ जाएगी, अपने दाईं तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत है? सर अगर हवा इधर से आ रही हो तो अपने दाईं तरफ मुड़ जाएगी। इसका दाईं तरफ कौन सा है? अपने दाईं तरफ। जैसे कि मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं अपने इस तरफ मुड़ जाऊँगा। इसी कारण से होता क्या है कि जैसे ही मानसून भारत में आता है, आपको पता है ना, आपने देखा है वो वाला, मैं आप देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करता है, जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करता है मॉनसून विंड, वो अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है, और जब वो ऊपर से आ रहा होता है तो वो अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है। समझ रहे हो ना? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो अपने दाईं तरफ ही मुड़ता है। समझ गए? ये होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होता है? पोल पे। कहाँ गया जी? कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम पोल पे होता है, ये मैक्सिमम पोल पे होता है, और इक्वेटर पे ये 0 होता है। चूंकि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर नहीं पाया जाता और इसके आजू बाजू बहुत ही कम लग रहा होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसी कारण से
इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर, इक्वेटर के 10 डिग्री नीचे, मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसके बीच में साइक्लोन नहीं बनता, साइक्लोन नहीं बनता। क्लियर बात? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है, जो फोर्स हवा को घुमाता था वो फोर्स है ही नहीं, इसी कारण से वहां पर साइक्लोन नहीं बनता। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों का तीनों सही जवाब है, डी आपका सही जवाब हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब मुझे पढ़ाना है एक टॉपिक, टेम्परेचर इन्वर्जन। आपको मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपका तापमान घटता जाएगा, आपको ठंडी हवा मिलेंगी। मगर अगर इसका उल्टा हो तो, अगर ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लग जाए तब सर, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर नीचे ठंडा हवा है, इसके ऊपर एक गर्म हवा आ गया, तो मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमको इन्वर्जन देखने को मिला। क्लियर बात है? अब आपका एक एग्जाम्पल है ट्रोपोपॉज, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है टेम्परेचर इन्वर्जन का। इसके अलावा जो वैली है, वैली में जो आपका हवा चलता है ना, वो भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे देखो, नीचे में जो हवा है उसका तापमान 4 डिग्री है, ऊपर का जो हवा है उसका तापमान 8 डिग्री है, 10 डिग्री है, मतलब कि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जा रहा है। क्यों सर? क्योंकि दिन में स्लोप ज़्यादा गर्म होता है गर्मी से, और वैली क्या होता है, वैली ठंडी होती है, तो इस कारण से ऊपर का तापमान ज़्यादा होता है, नीचे का तापमान कम होता है। ठीक है, जो अभी सर्दी आएगी ना, तो सर्दी में जो रात होती है उसमें कभी कभी हमको ऊपर गर्म हवा देखने को मिलता है और नीचे ठंडी हवा होती है, तो ये भी एक एग्जांपल है टेम्परेचर इन्वर्जन का। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन पर। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि हवा में बसा हुआ ह्यूमिडिटी, हवा में बसा हुआ आर्द्रता, वो पृथ्वी पर आ रहा है, और वो पृथ्वी पर अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। हो सकता है कि वो जो हवा हो वो नीचे आते आते जम जाए, तो क्या हो जाएगा, स्नो बन जाएगा, और हमें पृथ्वी पर स्नोफॉल देखने को मिलेगी। क्लियर बात है? हो सकता है कि ऊपर का जो ड्रॉप है वो पृथ्वी पर आ रहा है, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ओला बरसने लग जाएगा। अगर वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो क्या होगा सर, सिंपल रेनफॉल होगा, बारिश होगा। तो स्नोफॉल, रेनफॉल, ये सभी प्रेसिपिटेशन ही कहलाता है। ठीक है, होता कैसे है, देखो, समुद्र का पानी गर्म हुआ, भाष्प बना, ऊपर गया, हवा में मिल गया, वो हवा अब वाष्पयुक्त है, ह्यूमिड एयर है, वो ऊपर जाएगा। ऊपर में तापमान कम है ट्रोपोस्फेयर में, पता है ना ट्रोपोस्फेयर में तापमान कम होता है ऊपर जाने पे, वो भाप धीरे धीरे पानी बनना शुरू हुआ, वो उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, और वो बूंद इतनी बड़ी हो गई कि उसको हवा अब होल्ड नहीं कर पाया और वो पानी नीचे फिर गिरने लग गया। ठीक है, क्लियर बात? अब होता क्या है, कभी कभी पानी जब नीचे गिर रहा होता है तो नीचे कहीं कहीं पर हमको एक कोल्ड विंड का बेल्ट मिलता है। क्या होता है, कोल्ड विंड का बेल्ट मिलता है, तो पानी की बूंद जो ऊपर बूंद थी वो नीचे आकर के यहाँ पर बर्फ में तब्दील हो जाती है, बड़ा पत्थर बन जाता है और वो नीचे आकर के गिरता है, तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि हो रही है। ठीक है ना, तो आपको मैंने समझा दिया किस तरह से एवापोरेशन होता है, ऊपर जाकर बादल बनता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है और कैसे रेनफॉल होता है। ह्यूमिडिटी या तो हवा में ऐड होगा एवापोरेशन से, किससे, एवापोरेशन से, या फिर एयर के ऊपर जाने से, यहाँ से। ठीक है ना, कंडेंसेशन क्या होता है, क्लाउड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोकुमुलस, सीरोकुमुलस, सीरोस्ट्रेटस, सीरस, कुमुलोनिम्बस, ये सब, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोकुमुलस, ये सब बादलों के टाइप हैं। ठीक है ना, ये बादल को क्लासिफाई किया गया है उसकी ऊंचाई के हिसाब से, उनके जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके हिसाब से। ठीक है,
उनका हाइट उनके शेप के हिसाब से उन क्लास वो जो बादल है उसका नाम रखा गया है। जो निम्बस क्लाउड होता है वो हमको रेनफॉल देता है। क्या होता है? निम्बस क्लाउड। देखो निम्बस यहाँ पर है, फिर आपका इधर एक निम्बस है, निम्बोस्टेटस। ये सब आपके जो क्लाउड होते हैं वो रेनफॉल करवाते हैं। क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड होता है वो इनस्टेबिलिटी का एक इंडिकेटर है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जनरली कड़ाके की बारिश होती है, थंडर जो होता है थंडरबोल्ट, वो सब वहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेनफॉल पे। रेनफॉल एनसीईआरटी के अनुसार मोटा मोटी 3 टाइप का होता है। क्या होता है? रेनफॉल बरसात जो होती है वो 3 टाइप का होता है। रेनफॉल 3 टाइप का होता है। पहला होता है कन्वेक्शन रेनफॉल, दूसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। कुछ लोग साइक्लोनिक रेनफॉल को अलग मानता है और फ्रंटल रेनफॉल को अलग मानता है, और इसी कारण से दोनों को अलग अलग काउंट कर लेता है। फ्रंट साइक्लोन में ही बनता है। क्या होता है? फ्रंट साइक्लोन में ही बनता है। कौन साइक्लोन? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्रंट क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, एयर मास क्या होता है, सब पढ़ाएंगे आपको, चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना। अब समझो रेनफॉल का पहला ओरोग्राफिक। रेनफॉल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, एक भी बात अलग नहीं है इसमें। क्या होता है? भाप ऊपर उठता है, ठंडा होता है, बारिश नहीं होकर नीचे आता है। अब देखो यहाँ पर जो ह्यूमिड विंड है, मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी है विंड में, वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे पहाड़ी की ओर चढ़ेगा उसको तापमान कम होता जाएगा, ऊपर में ऊपर का तापमान कम मिलेगा। बादल का जो ह्यूमिडिटी है, वाष्प है, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, पानी बनना शुरू हो जाएगा, और इस एरिया में हमको रेनफॉल देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगा? इस एरिया में हमको रेनफॉल देखने को मिलेगी। और उसके बाद हवा आगे बढ़ करके नीचे जाएगा। चूंकि हवा का सारा ह्यूमिडिटी पहले ही बरस चुका है। क्या है? हवा का सारा ह्यूमिडिटी यहीं पर बरस चुका है, तो इस एरिया में ड्राई एयर मिलेगा। क्या होगा? ड्राई एयर मिलेगा। और जब ये हवा नीचे की ओर आती है तो घर्षण के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है? इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कभी कभी ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर वाला हवा है वो आगे जाती है, और कहीं कहीं एरिया पर इसका नाम चिनूक होता है। अच्छा बताना, चिनूक हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? चिनूक जो लोकल विंड है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहाँ पर किसी माउंटेन के अलोंग बारिश हो जाती है। अच्छा सर, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? आपका जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस तरह का बारिश। ये भारत है, ये केरला है ना, इसके ऊपर कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये सब है। ये आपका वेस्टर्न घाट है। क्या है जी? ये वेस्टर्न घाट है। मॉनसून की विंड जब आती हैं, मॉनसून की विंड जब आती हैं तो बारिश वो यहाँ पर कर देता है। क्या होता है? यहाँ पर बारिश कर देता है। और ये जो एरिया है, पहाड़ के इस तरफ का जो एरिया है ना, वो सूखा रह जाता है, वो ड्राई रह जाता है। इसको हम लोग रेन शैडो रीजन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें होता क्या है? नीचे गर्म हवा है, ऊपर की ओर उठेगा, हवा के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है वो ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर उठने के साथ साथ बारिश होगी, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम मिल रहा है, भाष्प चेंज हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। ऊपर का जो कोल्ड एयर है वापस भारी होने का, ध्यान सुनना, कोल्ड एयर भारी होता है ना, जो वार्म एयर होता है वो हल्का होता है। अरे हवा अगर गर्म है तो एक्सपैंड हुई है ना, आपको पता है ना कि हर चीज गर्म होने के बाद फैलती है। जैसे कि रेल की पटरी के बीच में जरा सा गैप छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ताकि गर्मी के दिनों में अगर एक्सपैंड होगा तो मुड़ न जाए। वार्म एयर एक्सपैंड होता है, इसी कारण से वो हल्का होता है और वो ऊपर की ओर उठता है। कोल्ड एयर भारी होता है और वो नीचे की ओर आता है।
ये प्रक्रिया चलती रहती है और वहाँ पर बारिश होती रहती है। इसको हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। और ये इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो रेन फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बगल में ओशियन है, पानी गर्म हुआ, ऊपर की ओर आया और वहाँ पर बारिश हुई। ठीक है। अगला होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक वाले में क्या होता है, वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाता है। मतलब कि कोल्ड एयर एक तरह से माउंटेन वाला काम किया। जब वार्म एयर ऊपर चढ़ गया तो ऊपर में उसको ठंडा ठंडा फील हुआ, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब जो यहाँ पर जो वार्म एयर में बसा हुआ वह वेपर था, भाष्प था, वो कंडेंसेट होना शुरू हुआ, वो वापस से पानी बनना शुरू हुआ और वहाँ पर रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। समझ गए। इसको हम कहते हैं साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। ये मैंने जो डायग्राम है वो लिया है ओल्ड एनसीईआरटी से। ठीक है, ये मैंने लिया है ओल्ड एनसीईआरटी से। और वैसे ये डायग्राम आपके क्लास 7th का जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ पर भी दिया गया है। ये सेम डायग्राम क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया गया है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ओरोग्राफिक क्या होता है और साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है। समझ गए बात। तो यही जो आपके रेनफॉल है, इसको हम थोड़ा सा और फोटो के जरिए दिखा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओरोग्राफिक क्या होता है, यहाँ पर जो डिसेंडिंग एयर होती है वो ड्राई होती है, पूरा रीजन रेन शैडो होता है। और साइक्लोन रेनफॉल आपको बताया। देखो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जो फ्रंटल वाला होता है ना, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को मिलता है। इसीलिए उसको अलग कर देते हैं, काफ़ी सारे लोग उसको फ्रंटल रेनफॉल कह देते हैं। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट बनता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं बनता। साइक्लोन में पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में पूरा बढ़िया से, और जो होता है ना डायग्राम बना करके बताएंगे आपको अंतर के दोनों में खास अंतर क्या है। ठीक है। चलिए अब आती है बात प्रेशर सिस्टम की। मतलब हमारा जो अलग अलग तरह का हवा है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेनेटरी विंड क्या होती है, आपका यहाँ पे जो लोकल विंड क्या होता है, पीरियोडिक विंड क्या होता है, वो समझते हैं। पृथ्वी पर जो इंसोलेशन है वो आता है। ठीक है। पृथ्वी पर ऊष्मा आती है सूर्य से। ये ऊष्मा पृथ्वी पर समान नहीं होती। इक्वेटर पर ज़्यादा ऊष्मा आती है, पोल पर कम ऊष्मा आता है। इसी कारण से पोल कोल्ड होता है, इक्वेटर गर्म होता है। ठीक है। इक्वेटर पर लो टेम्परेचर बन रहा होता है और पोल पर हाई टेम्परेचर बन रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा है। इसी कारण से हवा चलनी शुरू होती है। प्रेशर गिरने के कारण हवा चलनी शुरू होती है। जैसे ही ज़मीन गर्म होता है, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही ज़मीन गर्म होता है वैसे ही हवा ऊपर की ओर उठती है। ज़मीन गर्म हुआ, हवा ऊपर की ओर उठा। ये जो स्थान है वो खाली हो गया, ये जो जगह है वो खाली हो गया। इस जगह को भरने के लिए दोनों तरफ से हवाएं आईं। क्या आईं? दोनों तरफ से हवाएं आईं इस जगह को भरने के लिए। समझ गए। इसी कारण से पूरा एक सेल बन जाता है। अच्छा देखो, ये जो हवा ऊपर उठा था ना, ये हवा ऊपर उठने के बाद इस तरफ मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा सर? क्योंकि यहाँ का हवा नीचे धंस गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा ठंडी हो गई है। हवा ठंडी हो गई थी ऊपर उठने के बाद, हवा ऊपर उठने के बाद ठंडी हो गई थी। ठंडी हवा भारी होती है, ठंडी हवा भारी होती है। एकदम आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठंडा भारी मतलब ठंडा हवा था, भारी था, इसलिए वो नीचे की ओर गिर गया, नीचे की ओर ज़मीन की तरफ आ गया और एक साइकिल पूरा हो गया। इसको हम कहते हैं हैडली साइकिल। क्या कहते हैं इसको? हैडली साइकिल। इसके बाजू वाला जो घर है वो फेरल का है, उसके बाजू वाला जो घर है वो पोलर का है। तो ये तीन तरह का जो साइकिल है वो बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यही तीन वाला बन रहा है साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। सेम चीज़, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, सेम चीज़ हो रहा है।
टेम्परेचर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ये तो आपको ऊपर से देखने को दिख रहा है, रियली में तिरछी होकर के हवाएं आती हैं। दिख रहा है ना आपको, ये हवाएं तिरछी होकर के आती हैं। इसको हम लोग ट्रेंड विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर के अगल बगल जो हवा चल रही है ना, प्लेनेटरी विंड वाला, उसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड के ऊपर और नीचे जो हवा चल रही है उसको हम लोग वेस्टरलाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेस्टरलाई कहते हैं। अच्छा, हवा का नामकरण करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? हवा के नामकरण करने का तरीका होता है, जिस दिशा से हवा चलनी शुरू होती है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पछुआ पवन। पछुआ हवाएं क्या होती हैं? जो पश्चिम से चलती हैं। ये वेस्टरलाई क्या होता है? जो वेस्ट से आ रहा होता है। क्या रहा होता है? जो वेस्ट से आ रहा होता है। ट्रेड विंड को हम लोग कभी कभी ईस्टरलाई बोल देते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से आता हुआ प्रतीत होता है। समझ गए? तो ये होते हैं आपके प्लेनेटरी विंड, जो आपका पोलर ईस्टरलाइज है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे विस्तार से। तो अभी मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में। अगले वाले में हम लोग पूरा अपना विंड का टाइप, एयर मास, साइक्लोन वगैरह सब पढ़ेंगे और हम लोग सवाल भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई भी फ़ायदा मिला हो तो अपने साथ शेयर करना। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।